आदाब, मैं महबूब खान। आप देख रहे हैं दी वॉक्सवायर। साल 2016 24-25 अगस्त की रात तावरू खंड के डिंगारेड्डी गांव के एक परिवार के लिए काल बनकर आई। केएमपी हाईवे से सटे गांव डिंगारेड्डी का एक परिवार परवेज, जफरुद्दीन, आयशा और नावेद गांव से कुछ दूरी पर अपने खेतों पर सोए हुए थे और इनके मामा इब्राहिम और रशीदन भी साथ में थे। जिन लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ वो खेत पर बने घर में दूसरे कमरे में सोए हुए थे। करीब एक दर्जन भर बदमाश शराब के नशे में आते हैं और सबसे पहले वह बदमाश तेजधार हथियारों के साथ में उन लड़कियों के साथ हमला करते हैं और फिर उनके साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं और फिर वहां से जो भी सामान उनके हाथ लगता है वह लेकर वहां से भाग जाते हैं। यह घटना इतनी आसान नहीं थी जितनी आसानी के साथ में मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं। यह घटना एक खौफनाक और डरावनी थी। यह घटना घंटे भर चली थी। धीरे धीरे लोगों पर हमला करना और धीरे धीरे दो लोगों को मौत के घाट उतार देना यह कोई आसान खेल नहीं था। और फिर उसी के साथ दो लड़कियों के साथ में सामूहिक बलात्कार करना यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। विक्टिम चीखते चिल्लाते रहे लेकिन घंटे भर भी उन्हें कोई बचाने नहीं आया और यह नशेड़ी बदमाश उनके साथ अत्याचार करते रहे जब तक हार नहीं गए। तो यह जो भी सामान उनके हाथ में लगा वह सब लेकर भाग गए। इस केस के वकील रहे सीनियर वकील असद हयात साहब ने विस्तार से बताया है। 24-25 अगस्त 2016 की रात में ये विक्टिम फैमिली अपने खेतों में बने हुए अपने कमरों में सोए हुए थे। तो उनमें 4 लोग जो इंजर्ड हुए, परवेज, जफरुद्दीन, आयशा और नवेद, ये बाहर सोए हुए थे और उनके मामा इब्राहिम और रशीदन। तो 2 जो पीड़िताएं हैं जिनके साथ रेप हुआ गैंग, वो लोग वहीं दूसरे कमरे में सोए हुए थे। ये लोग ओपन में थे और वो दोनों बच्चियां कमरे के अंदर थी। कुछ छोटे बच्चे भी थे उनके साथ। तो 12 की तादाद में कोई हमलावर थे। ये लोग आए और इन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी और लोगों को घायल किया जो बाहर सोए हुए थे और उससे रुपया पैसा गहना दी और लोगों से डिमांड की। और बच्चे जो एविडेंस में आया है उसमें बच्चों को लेके उन्होंने दोनों बच्चियों को लेके जो एविडेंस में आया है उन्होंने निवस्त करके उनको दूसरे कमरे में ले गए और बारी बारी से उनके साथ रेप किया। 7.5 साल बाद इस केस का फैसला आया है। आप समझ सकते हैं इस बात से कि सारी एविडेंस होने के बावजूद भी हमारी कोर्ट कचहरी कछुए की चाल चलती है। लेकिन जो भी हो, फैसला आया है वो भी अधूरा। इस मामले में 10 आरोपित न्यायिक हिरासत में थे। आरोपी विनय उर्फ लंबू, जय भगवान, हेमंत चौहान और आयान चौहान को दोषी करार दिया गया है। तेजपाल, अमित, रविंद्र, करमजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। इस केस में जो 6 लोग बरी किए गए हैं वह सिर्फ एक एविडेंस की बुनियाद पर बरी किए गए हैं, जबकि एविडेंस एक नहीं 3 थे। गैंगरेप का एविडेंस, डबल मर्डर का एविडेंस, चोरी का एविडेंस। कोर्ट ये कैसे भूल सकता है कि एविडेंस एक नहीं 3 थे, जब कोर्ट को यह नहीं देखना चाहिए। किसी भी मुलजिम को सारी एविडेंस के आधार पर ही बरी या सजा देना चाहिए। चश्मदीद गवाहों का यह कहना था कि जो 6 लोग ये बरी किए गए हैं यह 6 के 6 हत्या और चोरी की घटना में शामिल थे। सुनिए इस केस के सीनियर एडवोकेट रहे असद हयात साहब को। एविडेंस में ये बात आई कि रशीदन और इब्राहिम वहीं केएमपी पुल के नीचे अपनी चाय का खोखा लगाया करते थे और कुछ लोगों को उन्होंने जो चिन्हित किया था, जो एविडेंस में आया है उनके नाम भी उन्होंने बताए थे। इंजर्ड ने उनको सुना भी है, देखा भी है और वो नाम ले लेके कह रहे थे कि हमको मत मारो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हुआ ये कि लड़कियों का जब घटनास्थल से पुलिस ले जा रही थी, ले जाने के बाद एक बच्ची के बयान पर, जुबानी बयान पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। अब आप सोचिए कि ट्रॉमा में दोनों बच्चियां हैं जिनके साथ 4 आदमियों ने रेप किया है, उनकी आंखों के सामने मर्डर हुए हैं और इंजर्ड हुए हैं। तो वो इस कंडीशन में नहीं होती है कभी भी ऐसे हालात से गुजरने के बाद
कि पूरी बात अपनी कह पाए। एफआईआर कभी भी कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती है कि उसमें एक एक मिनट की एक एक स्टेप की बात दर्ज हो। उस वक्त घबराहट में और जितना खौफ में जितना उनसे बताया जा सका उन्होंने बता दिया। उसी वक्त उनको दोपहर के वक्त सुबह 6 बजे उनको एडमिट कराया है हॉस्पिटल में और 12 बजे उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया 164 के बयान के लिए। तो पूरी बात वो नहीं बता पाई और नाम तो वो किसी एक्यूज को जानती नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में इसमें हुआ ये कि जो इंजर्ड विटनेस थे, जो क्योंकि वो इब्राहिम और रशीद की तो डेथ हो गई और जो 4 हमारे इंजर्ड विटनेस थे इस केस के, उनका बयान ही पुलिस ने दर्ज नहीं किया। ये घटना अगस्त की 2016 की है। नवंबर 2016 तक किसी इंजर्ड विटनेस का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया। इस बीच इन्होंने पुलिस को रिप्रेजेंटेशन भेजे हैं कि हमारे बयान दर्ज किए जाएं और उस हाई कोर्ट में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी उन्होंने लगाई कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, इसलिए हमारे बयान भी अब तक दर्ज नहीं हुए हैं, लिहाजा केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, जिसका नोटिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन सीबीआई ने अब तक आकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तब जनवरी 17 में सीबीआई ने यानी कि घटना के करीब 5 महीने बाद आकर बयान दर्ज किया। हालांकि नवंबर 2016 में हरियाणा पुलिस ने आके इंजर्ड विटनेसेस के बयान लिखे थे। तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि आपने पहले नाम क्यों नहीं बताया। अरे भाई, हमारा कहना यह है कि नाम तो तब बताते जब पुलिस वाला आके बयान उनके दर्ज करता है। बयान ही नवंबर में आके दर्ज किए तो उन्होंने नाम बता दिए। उसके बाद में सीबीआई ने जनवरी 16 में आके दर्ज किया। अब एक बड़ी मजेदार चीज जो होल्ड की है उन्होंने, मैं उन 6 लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जिनको कि एक्विट कर दिया गया है, उनको रिहा कर दिया गया है, जिनके बारे में इंजर्ड विटनेस ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनके नाम बताए। बच्चियों ने जिनके साथ बलात्कार हुए हैं उन्होंने कोर्ट में भी आइडेंटिफाई किया। टीआईपी जेल में हुई थी, वहाँ भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो उन्होंने ये होल्ड कर दिया कि नाम पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बल्कि एक बात उन्होंने ये कही कि जो बाद में 4 एक्यूज और जोड़े गए सीबीआई द्वारा, जो बावरिया गुट के हैं, जिनको फांसी की सजा हुई है, जिस साहब ने सवाल उठाया कि इन 4 का क्या संबंध उन 6 से है, ये प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश नहीं किया। अरे भाई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस में देखा ही जाता है कि चश्मदीद गवाह क्या कह रहा है। चश्मदीद गवाह ने कहा कि ये 12 आदमी एक साथ घटना स्थल पर आए, अपराध किया और उसके बाद घटना स्थल से चले गए। तो इनका एक साथ आना और एक साथ जाना, अपराध कारित करना, तो अपने आप में उनका मोटिव साबित हो रहा है। पैसा मांग रहे थे, बलात्कार किया वगैरह वगैरह, फिर हत्याएं भी की इसलिए। तो ये काफी है, उनका एक्ट जो है साथ आने का और साथ जाने का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश करता है। फिर डीएनए रिपोर्ट ली गई। डीएनए में ये आया कि जो बावरिया गुट के लोग थे जिनको फांसी की सजा हुई है, उनका डीएनए पाया गया, मैच किया, और उसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि रियल एक्यूज जो है वो ये 4 हैं, डीएनए को बेस बनाया। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये केस केवल बलात्कार गैंगरेप का नहीं है, बल्कि ये केस मर्डर का भी है, ये केस हाफ मर्डर का भी है, ये केस डकैती का भी है। तो इसलिए क्राइम सीन पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब अपराधी हैं और जो सजा उनमें से एक को मिलेगी वो सबको मिलेगी। एडवोकेट मीर अख्तर ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की टीम ने एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ की है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर श्रीवास्तव 80% तारीखों पर हाजिर ही नहीं हुए। अगर हाजिर भी हुए तो उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा। इतने बड़े अफसर का इतने संगीन केस में इतना लापरवाह होना इस बात की ओर इशारा करता है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ बाबुओं और अफसरों में कितनी नफरत भर दी गई है। ये अपने आप में दुखद है और डरावना भी। सर, इस केस का जो जजमेंट आया है अभी, इसमें 4 लोगों को मौत की सजा दी गई है और 6 लोग इसमें बरी कर दिए गए हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है सर? इसमें एक्चुअली इस केस में जो गवाही हुई थी, सारे गवाहों की, जो जख्मी गवाह थे
जो रेप विक्टिम्स थे उनकी गवाही और जो एविडेंस है कलेक्टिवली, उस सेट ऑफ एविडेंस पे ये किसी भी तौर से नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को बरी किया जाएगा, कुछ लोगों को कन्विक्ट किया जाएगा। ये पूरा का पूरा केस खतरनाक सजा का केस है और सारे 10 एक्यूज्ड का, सारे 10 मुलजिमों को विक्टिम जो तब माइनर थी जिसका गैंग रेप हुआ है उसने आइडेंटिफाई किया, दूसरी रेप विक्टिम जो मेजर थी उसने आइडेंटिफाई किया, और जो 4 और गवाह जो जख्मी थे, एक सारे इंजर्ड विटनेसेस ने एक मुलजिम को आइडेंटिफाई किया। इसलिए मेरे हिसाब से और कानूनी तत्वों के तहत जो इसमें 6 लोगों को बरी किया गया है वो कंप्लीटली इलीगल है। किसी भी तत्व से उनका बरी होना जायज नहीं है। इस अपील के बरी होने में एक्विटल के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, इंसाफ मांगेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारी बात सुन के हमारे साथ इंसाफ करेगी और सब लोगों को यही इबरतनाक मौत की सजा मिलेगी। सर, इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई का क्या रोल रहा है सर? सीबीआई का इस केस में इंतहाई गंदा और दहशतनाक रोल रहा। सीबीआई ने पहले दिन से ही इसमें इन 6 मुलजिमों को जिनको बरी किया गया है इनको बचाने की पूरी कोशिश की। सीबीआई ने जितना भी एविडेंस इसके साथ था उसके साथ छेड़छाड़ किया और उसके बाद इसमें इंतहाई एस्टोनिशिंग और हैरतनाक बात ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीबीआई के थे मिस्टर श्रीवास्तवा, वो 80% डेट्स पे हाजिर ही नहीं हुए हैं और जब भी हाजिर हुए हैं, जब उसने गवाही ली इतनी गैर जिम्मेवारी से ली कि अगर इस केस में विक्टिम्स ने जो विक्टिम है उन्होंने अपना वकील नहीं किया होता तो सारे के सारे लोग बरी हुए होते। इसमें विक्टिमों ने अपने वकील के थ्रू ये केस लड़ा। सीबीआई ने इसमें बिल्कुल गैर जिम्मेवारी का सबूत दिया। प्रीमियर एजेंसी होने के बावजूद सीबीआई ने इसने अपना दहशतनाक रोल अदा किया। सर, इस केस में अब जो जजमेंट आया है उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा सर? जजमेंट जो आया है, जजमेंट में 6 लोगों को इन्होंने बरी कर दिया है। उसमें हमारे पास कानून हक देता है कि हम उसके खिलाफ अपील लगाएंगे। उसमें कानूनी तौर कहते हैं अपील अगेंस्ट एक्यूटल। पूरा का पूरा हक है। जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट इसमें है रेप विक्टिम जो मेजर लेडी थी। नाम हम रेप विक्टिम का नहीं ले सकते हैं, वो कानूनी तौर जायज नहीं है। वो कंप्लेनेंट थी, उसमें एक विक्टिम जितने इसमें है हर एक को हक है इसमें हाई कोर्ट में अपील अगेंस्ट एक्यूटल लगाने का और पूरा हक है उनको। और उसमें वो सही बिल्कुल तैयार है इसमें हाई कोर्ट में अपील लगाने के लिए। इस केस में 6 लोगों पर दोबारा से कार्रवाई कब तक हो पाएगी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। आदाब, मैं महबूब खान, आप देख रहे हैं दी वॉक्स वायर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।